नमस्कार, मैं मदन लाल आज आपका फिर से स्वागत करता हूं और मैं आज आपके लिए हिंदी की क्लास लेकर आया हूं। हिंदी की क्लास में हम पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्प प्रश्न, जिसको आप एमसीक्यू बहुत देर से जो जिसकी आपको इंतजार था। ठीक है, आपने आदिकाल अब तक आदिकाल पढ़ लिया है ना। और हमारा जो आदिकाल जो टॉपिक है ये समाप्त हो गया है। अब हम देखते हैं कि इसमें से आपने कितना जो आपकी जो बौद्धिक क्षमता वो उसका बौद्धिक क्षमता का विकास हुआ है। देखता हूं कि आपने कितना कुछ आदिकाल से ग्रहण किया है, तो आपके ज्ञान का कितना विकास हुआ है ये आज देखेंगे। तो सबसे पहले जो पहला प्रश्न की मैं शुरुआत करता हूं और मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि आप इसके जो आंसर है, आप इसके उत्तर है, आप अपनी जो नोटबुक पर है वो साइड में लिख सकते हो। और उसका अगर अगर आपका जो आंसर है सही होता है तो आप उसका 1 अंक लगा लेना। पता लग जाएगा आपके कितने प्रश्न है सही हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा। हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सबसे प्रथम या सबसे पहले जो प्रयास किसने किया? ठीक है, ऑप्शन आपके पास है। देखो, गरसद तासी, करीम उद्दीन, डॉक्टर गेरसन, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन को जो प्रश्न को अच्छी तरह समझते हैं कि प्रश्न क्या क्या रहा है। प्रश्न कह रहा है कि जो हिंदी साहित्य का वो इतिहास है, सबसे पहले सबसे एक शब्द आया कि स्वर प्रथम। देखो, प्रश्न को समझना है कि स्वर प्रथम की सबसे पहले सूत्रबद्ध। सूत्रबद्ध कहने का मतलब है कि जो इतिहास था वो इधर उधर बिखरा हुआ था, उसको सूत्रबद्ध, उसको इकट्ठा करने का सबसे पहले जो प्रयास है वो किसने किया? तो देखना है, रामचंद्र शुक्ल हैं, ये तो बाद में आए थे, 1929 में इनका एक ग्रंथ आया था। गिरसन भी बाद में आए थे। करीम उद्दीन का कोई जो ग्रंथ नहीं है, तो हमारा ऑप्शन बनता है गरसद तासी। ठीक है, जिन विद्यार्थियों का ये जो जिन्होंने ये उत्तर लगाया है वो अपने को 1 अंक दे सकता है। आगे है, इस्तवार दा ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? आपके सामने जो दूसरा प्रश्न है और दूसरे प्रश्न में क्या लिखा गया है? इस्तवार दा ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया है? किस भाषा में लिखा गया है? उर्दू, फ्रेंच, अंग्रेजी और हिंदी। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि ये किसका जो ग्रंथ है, ये जो तासी का, ये जो तासी महोदय हुए हैं, अभी हमने पढ़ा गारसादा तासी, जो कौन से विद्वान थे? जो फ्रेंच के विद्वान थे। और इन्हों का जो ये ग्रंथ है किस भाषा में लिखा गया है? फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। आगे है, द साहित्य इतिहास की नींव का पत्थर किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य इतिहास की नींव का पत्थर, नींव का पत्थर किसे माना जाता है? कहने का मतलब क्या है कि जो हिंदी का इतिहास था, है ना, हिंदी का इतिहास था, तो उसकी जो नींव है किस लेखक ने या किस विद्वान ने रखी? ठीक है, तो उस ग्रंथ का नाम क्या है? तो उस ग्रंथ का नाम, और इन्होंने बताया है द मॉडर्न वर्कुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इस्तवार द लाल लिटरेचर हिंदुस्तानी, शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु विनोद। तो आपने इन चारों ऑप्शनों में देखना है कि कौन सा जो उत्तर सही है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इन्होंने कहा कि नींव पत्थर, मिश्र बंधु विनोद
शिव सिंह सरोज, इस्तवार द लाल लेतुर हिंदुस्तानी, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो मैं बता दूं कि सही अर्थों में जो द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य का इतिहास का जो नींव पत्थर है, इस जो ग्रंथ से जो हिंदी साहित्य के इतिहास की नींव पत्थर कह सकते हैं कि शुरुआत हुई थी। क्यों हुई थी, ये आंसर क्यों है, तो क्योंकि जो तासी ने लिखा था, जो गारसा दा तासी ने इस्तवार दा लिटरेचर इंदुई या इंदुई है, ये गलत लिखा है, इंदुई हिंदुस्तानी जो किसने लिखा था, तासी ने लिखा था, उसको हम सही मायनों में जो ग्रंथ नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि एक तो उसकी जो भाषा फ्रेंच थी, ठीक है, और दूसरे उसमें जो विद्वान थे वो मिक्स थे, है ना, उसमें सारे जो विद्वान थे वो हिंदी के नहीं थे, है ना, उर्दू के फारसी के थे। और दूसरी बात हमें उसमें जो कमी थी वो थी कि इसमें क्या था, जो वर्णानुक्रम पत्ति को अपनाया गया था। वर्णानुक्रम पत्ति मतलब कि उन्होंने वर्णन ही किया था, काल विभाजन नहीं किया। तो सही अर्थों में जो सही ग्रंथ है वो कौन सा है, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। और ये किसका है, ये किसका है, सर जॉर्ज गिरसन। सर जॉर्ज गिरसन ने सबसे पहले जो क्या किया था, सर जॉर्ज गिरसन ने सबसे पहले जो काल विभाजन किया था, ठीक है, और हिंदी कवियों को लिया था। तो इसलिए तो हिंदी का जो नींव पत्थर, हिंदी साहित्य के इतिहास का जो नींव पत्थर है वो कौन सा ग्रंथ है, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। आगे प्रश्न है, आगे का प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना गया है, हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास ग्रंथ माना गया है। अब ध्यान से समझना है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ, सबसे पहले जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया वो कौन सा है। देखो, जो शिव सिंह जो सरोज का, शिव सिंह सेंगर, ये भी बाद में लिखा गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास जो शुक्ल का है ये भी बाद में लिखा गया है। और जो द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ये भी बाद में लिखा गया है। तो सबसे पहले किसका था, इस्तवार द लाल लेतुर हिंदुस्तानी गारसा दा तासी का। कौन से सन में लिखा था ये, 1839 में पहला भाग, 1847 में दूसरा भाग, 1871 में तीसरा भाग, ठीक है जी। उसके बाद जो द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, ये आया। उसके बाद जो रामचंद्र शुक्ल जी ने 1929 में लिखा, और जो शिव सिंह सरोज ने ये लिखा था 1883 में, ठीक है जी। और उसके बाद जो 1888 में, 1888 में द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा गया। तो सन आपने ये याद कर लेनी, ठीक है जी। आगे है, हिंदी कवियों का प्रथम व्रत संग्रह, हिंदी कवियों का प्रथम व्रत संग्रह किसको माना जाता है। हिंदी कवियों का प्रथम व्रत संग्रह, पहले बात तो यह है कि व्रत संग्रह क्या होता है। व्रत संग्रह का मतलब है जिसमें बहुत बड़ा, जो बहुत बड़ा ग्रंथ होता है, ठीक है, जो बहुत बड़ा ग्रंथ होता है उसे व्रत संग्रह कहा जाता है। और ये व्रत संग्रह नाम किसने दिया था, ये व्रत संग्रह नाम रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। ये रामचंद्र शुक्ल जी ने व्रत संग्रह नाम दिया था। और कौन से ग्रंथ को कहा था, कौन से ग्रंथ को कहा था, शिव सिंह सेंगर के, शिव सिंह सरोज को, ठीक है जी। हिंदी कवियों का प्रथम व्रत संग्रह कौन सा है, कौन सा है, शिव सिंह सेंगर। आगे है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सबसे पहले काल विभाजन, हिंदी साहित्य लेखन में सबसे पहले काल विभाजन निरूपण मूल्यांकन किसने किया। देखो, रामचंद्र शुक्ल का भी आपको पता है बाद में नाम आता है, और शिव सिंह सेंगर का भी, ठीक है, तासी ने नहीं किया। तो कौन बच गए,
कौन बच गए? गियर्सन। तो गियर्सन ने सबसे पहले काल विभाजन किया, जिसका आंसर जो उत्तर सही हो जाता है वो अपने आप को 1 मार्क्स दे सकता है। आगे है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा गया है? अब प्रस्थान बिंदु का जो मैं मतलब आपको क्लियर कर दूं, प्रस्थान बिंदु होता है स्टार्टिंग पॉइंट। प्रस्थान बिंदु होता है स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से किसी चीज की शुरुआत होती है उसे प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। देखो ये 4 जो आपके पास ग्रंथ है, देखो सबसे पहला जो ग्रंथ कौन सा है, जो प्रस्थान बिंदु स्टार्टिंग पॉइंट इसका हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे माना गया है? किसे माना गया है? तो कौन सा आंसर है? शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज को क्या माना गया है? प्रस्थान बिंदु। अब क्यों माना गया है? क्योंकि सही मायनों में जो सबसे पहला जो ग्रंथ था वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया। ठीक है, हिंदी भाषा में जो पहला ग्रंथ था वो कौन सा था? शिव सिंह सरोज का। इसलिए इसे क्या माना गया है? प्रस्थान बिंदु माना गया है। ठीक है, तासी का नहीं है। तासी ने तो शुरुआत जरूर की थी, लेकिन वो फ्रेंच भाषा में था। तो सही अर्थों में कौन सा ग्रंथ है? शिव सिंह सरोज, शिव सिंह का। ठीक है जी, आगे है, मिश्र बंधुओं में कौन सा नाम सम्मिलित नहीं है? मिश्र बंधु जो 3 भाई थे, मिश्र बंधु 3 भाई थे, उनमें से ये 3 नाम तो मिश्र बंधुओं के हैं और एक नाम ऐसा है जो उनमें से नहीं है। कौन सा है? देखो आप, ये भी है, ये भी है और ये भी है। श्याम बिहारी भी है, शुकदेव बिहारी भी है, बिहारी, ठीक है, गणेश बिहारी भी है, और जो नहीं है वो कौन सा है? कृष्ण बिहारी। हमारा जो प्रश्न है वो दिया है कि कौन सा नहीं है, तो हमने क्या कहना है कि कृष्ण बिहारी जो मिश्र बंधुओं में नहीं आते। आगे है, हिंदी नवरत्न, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है आप बताना है। चारे ऑप्शन जो आपके पास है, देखो कौन है। शिव सिंह सेंगर है, मिश्र बंधु है, वियोग हरि है, श्याम सुंदर दास है। तो हिंदी नवरत्न के लेखक है मिश्र बंधु। आगे है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसकी रचनाएं साहित्यिक कोटि की नहीं है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसकी रचनाएं साहित्यिक कोटि की नहीं है? एक बात और बता दूं कि रामचंद्र शुक्ल ने किसकी रचनाओं को हिंदी साहित्य से बाहर निकाला है? वही एक ही बात है। ठीक है, तो किसकी रचनाओं को हिंदी साहित्य से बाहर निकाला है? ठीक है, वो उसमें उन रचनाओं को हिंदी साहित्य में नहीं मानते, तो वो कौन सी है? सिद्ध और योगियों की रचनाएं, सिद्ध और नाथों की रचनाएं हैं। वो क्या कहते हैं, ये रचनाएं हिंदी साहित्य में नहीं आती। इनका जो काल है ये क्या है, अपभ्रंश भाषा में जितनी भी रचनाएं हैं, तो इनको क्या कहते हैं, हिंदी साहित्य से ये इन रचनाओं को बाहर मानते हैं। आगे है, हिंदी साहित्य के आदि काल को आरंभिक काल नाम किया गया है। हिंदी साहित्य के आदि काल को आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने, गिरिसन ने, गारसा दत्तासी ने और शिव सिंह सेंगर ने हिंदी साहित्य के आदि काल को आरंभिक काल किसने कहा है भाई? बता दूं मैं आपको, एक आरंभिक है और एक प्रारंभिक है। एक आरंभिक है, एक प्रारंभिक है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है,
तो प्रारंभिक किसने कहा है? गणपति चंद्र गुप्त ने। आदिकाल को जो प्रारंभिक काल है वो तो गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। और प्रारंभिक प्रारंभिक प से बात हो रही है। और आरंभिक काल किसने कहा है? तो आरंभिक काल किसने कहा है? मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधुओं ने, जिनकी रचना है मिश्र बंधु विनोद। ठीक है, अब आपको मैं याद करवाता हूं कि आरंभिक और प्रारंभिक को कैसे याद करना है। बहुत से जो विद्यार्थी हैं वो कई बार भूल जाते हैं कि प्रारंभिक उसने कहा है, आरंभिक उसने कहा है। तो मैं ध्यान से समझाता हूं, आपको ध्यान से समझना है। देखो यहां पर क्या है? आरंभिक म है, ठीक है, आरंभ म आया है बीच में। तो म जिस शब्द में म आएगा तो यहां भी तो म है, मिश्र बंधु आरंभिक। ठीक है, याद हो गया। आरंभिक काल किसने लिखा? मिश्र बंधुओं ने। और दूसरा है प्रारंभिक प, यहां पर आया प और यहां पर क्या है? गणपति। यहां पर भी प आया है और यहां पर भी प। ठीक है, तो जो प वाला है वो गणपति का है, प्रारंभिक जो म वाला है वो किसका है? मिश्र बंधुओं। ठीक है जी, आगे आगे है, किस साहित्य इतिहासकार ने जनता की चित्तवृत्ति, जनता की चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाया? बहुत ही जो फेमस लाइनें हैं, ठीक है, कि जनता की चित्तवृत्ति, चित्तवृत्ति होती है जनता की मनोदशा, जनता की सोच। ठीक है, जनता के मन में क्या चल रहा है, चित्तवृत्ति उसको बोलते हैं। तो किस साहित्यकार ने जनता की चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाया? तो राहुल सांकरे, गणपति, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल। एक मिनट आपके पास है, देखो सोचो समझो किसने कहा है। तो ये तो पता ही है, ये किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल। आगे है, हिंदी साहित्य के हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को स्वराधिक, स्वराधिकों का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा। हिंदी साहित्य के आरंभिक आरंभिक काल, सबसे शुरुआत वाला काल को सर्वाधिक किस नाम से उपयुक्त किया गया है? कि कहने का मतलब है कि आदि काल को सबसे ज्यादा आरंभिक काल कौन से काल को माना गया है? ठीक है, तो कौन से काल को माना गया है? आदि काल। ठीक है, आदि काल को आरंभिक काल सबसे ज्यादा क्या माना गया है? हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सर्वाधिक क्या माना है? आदि काल माना गया है। तो मतलब क्या है? मतलब क्या है? जितने भी विद्वान हुए हैं, जितने भी विद्वान हुए हैं, तो वो जो शुक्ल है, शुक्ल क्या कहता है? जो आरंभिक वाला काल है, आरंभिक वाला काल है, वो कौन सा काल है? वीर काल है ना? जो आरंभिक वाला काल है वीर काल है। और गणपति चंद्र गुप्त क्या कहते हैं? प्रारंभिक काल कहते हैं। बट हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या नाम दिया है? आदिकाल। कई बार प्रश्न आ जाता है कि आदिकाल का नाम किस विद्वान ने दिया? तो आदिकाल का नाम किस विद्वान ने दिया? हजारी प्रसाद ने। ठीक है, और आदिकाल को वीर काल किसने कहा है? वीर गाथा काल। तो वीर गाथा लिख लो यहां पर, वीर गाथा काल किसने कहा है? शुक्ल ने। और आरंभिक, आरंभिक मैंने अभी बताया था, म से आरंभिक काल किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने। तो क्वेश्चन हमारा सीधा है, जो आरंभिक काल का सबसे ज्यादा प्रचलित नाम कौन सा है? आदिकाल। आगे है, हिंदी साहित्य के आदि काल को अपभ्रंश काल, हिंदी साहित्य के आदि काल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? यहां पर राहुल कर लो, राहुल, राहुल सांकरयतन, वियोगहरि, वासुदेव, चंद्र शर्मा गुलेरी। बताओ भी किसने कहा है? तो सही आंसर है, सही उत्तर है चंद्र शर्मा गुलेरी। आगे है, यहां पर आदि लिख लो, आदिकाल।
आदिकाल साहित्य का प्रमुख रस कौन सा है? कहने का मतलब क्या है, जो आदिकाल, जितना भी आदिकाल है उसमें कौन सा रस है, ठीक है, उसकी विशेषताएं कौन सी है इनमें से? शांत है, करुण है, वीर है, हास्य है? ना तो हास्य है, ना ही करुण है, ना ही शांत है, तो कौन सा है? वीर रस है। ठीक है, इसमें युद्धों का वर्णन किया गया है, वीरों के बारे में लिखा गया है, जैसे पृथ्वीराज रासो, ठीक है, बीसल देव रासो, रासो काव्य लिखे गए हैं, तो इसलिए वीर काव्य है। आगे है, हिंदी का सबसे प्राचीन छंद कौन सा है? हिंदी का सबसे प्राचीन छंद कौन सा है? सवैया है, छप्पे है, बरवे है? बताओ भी कौन सा है? तो हिंदी का सबसे प्राचीन छंद कौन सा है? दोहा। आगे है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हुए हिंदी साहित्य का 7वीं और 8वीं शताब्दी किसने माना है? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने माना है? ठीक है, बताओ भी। चंद्र शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, राहुल संकरतन और हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब पुरानी हिंदी की बात हो रही है, देखो भाई, तो पुरानी हिंदी किसने कहा है? चंद्र शर्मा गुलेरी। आगे है, ये आदिकालीन काव्य में किस प्रवृत्ति का अभाव है? कहने का मतलब है, जो आदिकाल है ना, आदिकाल का जो साहित्य है उसमें कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? देखो, ध्यान से देखना है, ठीक है, एग्जाम में ऐसे प्रश्न आएंगे, ठीक है, आपने ये नहीं देखना कि ये है, ये देखना कौन सी नहीं है। ठीक है, आदिकाल की जो परिस्थितियों को दिमाग में लाओ, कौन सी परिस्थितियां इसमें नहीं है? देखो, उसमें भक्ति है, आदिकाल में भक्ति है, थोड़ी बहुत भक्ति है, श्रृंगार है, श्रृंगार है, विद्यापति की जो विद्यापति है, विसल देव रासो है ना, बहुत से काव्य श्रृंगार भरपूर हैं। प्राकृतिक वर्णन है, प्राकृतिक वर्णन रासो काव्य में है, विसल देव रासो में है, जो बहुत सारे काव्य हैं उसमें प्राकृतिक वर्णन है, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ये राष्ट्रीय चेतना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस जो आदिकाल का पूर्ण साहित्य था उसमें जो राजा थे छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे, वो आपस में ही लड़ते थे, तो राष्ट्रीय चेतना उसमें नहीं थी, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाता है? राष्ट्रीय चेतना। आगे है, 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? 84 सिद्ध हुए हैं, जो 84 सिद्ध हुए हैं, ठीक है, सिद्धों की जो संख्या है 84 है, उसमें जो प्रथम, यहाँ पर शबर, तो सबसे जो प्रथम जो सिद्ध कौन से हुए हैं? तो सबसे प्रथम सिद्ध कौन से हुए हैं? हड़प्पा। हड़प्पा को पहला कवि किसने माना है? राहुल शंकरयातन ने। राहुल शंकरयातन ने जो हिंदी का पहला कवि किसे माना है? हड़प्पा को माना है। ठीक है, ये कौन सा है? ये सिद्ध कवि है, 84 सिद्धों में ये पहला कवि है। आगे है, हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार के रचता कौन है? ठीक है, किसकी रचना है ये? किसकी रचना है ये? देखो, ये शबरपा की है, चरपटनाथ की है, या अद्वैजनाथ की है, या ये देवसेन की है? ये श्रावकाचार, ये किसकी रचना है? ये है देवसेन। देवसेन कौन से हैं? जैन मुनि, ठीक है, जैनों के जो पहले कवि हैं, कौन से? देवसेन, जिनकी रचना कौन है? श्रावकाचार। आगे है, पुष्प या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? पुष्प या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? किसने माना है? देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कौन सा माना है, मिश्र बंधु ने कौन सा माना है, राहुल सांकरतन ने तो सरप्पा माना है, अभी बताया था आपको। मिश्र बंधुओं ने चंद बरदाई, हजारी प्रसाद ने अब्दुल रहमान, ठीक है, और बचा कौन सा? शिव सिंह सिंगर। ठीक है,
तो शिव सिंह सेंगर ने पुष्प या पुंड को हिंदी का पहला कवि माना है। राहुल सांकरियाता ने सरप्पा को पहला कवि, मिश्र बंधुओं ने चंद्रवरदाई को, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को, और बचा कौन सा? शिव सिंह सेंगर। और एक आ जाता है रामचंद्र शुक्ल। अगर क्वेश्चन आ जाए रामचंद्र शुक्ल ने जो पहला कवि किसके माना, हिंदी का पहला कवि किसे माना है? मुंज। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? मुंज को माना है। ठीक है, तो याद कर लो ये सारे। अवधूत मत किसे कहते हैं? अवधूत देखो, बहुत ही कह लो कि कई बार ना कई ऐसे होता है कि ये हमने जो प्रश्न सुना ही नहीं है ना, तो आपने अगर ये प्रश्न नहीं सुना, कहां से आ गया, तो ध्यान से सुनना है। ये एक मत है, ठीक है। अवधूत मत कौन सी इसमें से संप्रदाय उसको कहते हैं? ध्यान से देखो भाई, तो जैन संप्रदाय को, सिद्ध को, सगुन को, या नाथ को? ठीक है, बताओ भी, अवधूत मत किसको कहते हैं? नाथ संप्रदाय को। अवधूत मत नाथ संप्रदाय को कहते हैं। आगे है गोरखनाथ जो नाथों की संख्या कितनी है? 9। नाथों की संख्या कितनी है? 9। और गोरखनाथ जो उनके क्या है? प्रवर्तक रहे हैं। ठीक है, गोरखनाथ ने जो 9 नाथों में जो सबसे ज्यादा अपना नाम कमाया था, जो उनके नाथों के प्रवर्तक रहे हैं, उनके गुरु का नाम क्या है? जलंधर नाथ, मत्स्येंद्र नाथ, चौरंगी नाथ पढ़नाथ। उनके गुरु का नाम है मत्स्येंद्र नाथ। आगे है प्रथम जैन कवि कौन है? प्रथम जैन कवि कौन है? प्रथम जैन कवि कौन है? बताओ भी। प्रथम जैन कवि है देवसेन। प्रथम जैन कवि कौन से हैं? देवसेन। आगे है अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ माना जाता है। अपभ्रंश भाषा में जो दोहा काव्य का अब आरंभ माना जाता है, रामकृत पाहुड़ दोहा से, सरप्पाकृत दोहा को से, ढोला मारू का रा दोहा से। बताओ भाई। या जो इंदिकृत परमात्म प्रकाश तथा योग सागर से। इन चारों में से बताओ भी कौन है? इन चारों में से बताओ भी कौन है? तो इन चारों में से जो सही आंसर है वो है जो इंद्रकृत परमात्म प्रकाश तथा योग सागर। सबसे पहले जो अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ हुआ। आगे है डिंगल का सबसे पहले प्रयोग। डिंगल एक भाषा है, पता ही आपको। डिंगल एक क्या है? भाषा है। ठीक है, डिंगल भाषा है जिसमें क्या होती है? राजस्थानी। राजस्थानी प्लस अपभ्रंश। राजस्थानी प्लस अपभ्रंश भाषा होती है, वो भाषा डिंगल कहलाती है। और पिंगल भाषा राजस्थानी प्लस ब्रज, राजस्थानी प्लस ब्रज पिंगल कहलाती है। अब बताओ कि डिंगल भाषा का सबसे पहले प्रयोग कहां मिलता है? ज्योतिश्वर कृत वर्णत्रयम में, अब्दुल रहमान कर संदेश राशक में, कुशल लाभ कर जोलाराम माहूद में, या लो राजा बांके दास, राजा बांके दास कृत कुकवि बतीसी में। राजा बांके दास जा बांकी दास जो भी है, जा बांके दास या बांकी दास कृत कुकवि बतीसी में।
ठीक है, तो सही आंसर है राजा बांकेदास दत्त को कभी 32 में सबसे पहले डिंगल, डिंगल एक शब्द है, ठीक है, उसको सबसे पहले देखा गया किनके ग्रंथ में, राजा बांकेदास दत्त को कभी 32। आगे है, आदिकाल की चंपू काव्य कृति कौन सी है? अब बता दूं कि आपको भी चंपू काव्य क्या होता है। चंपू काव्य ऐसा काव्य है जो गद्य प्लस पद्य, जब गद्य और पद्य आपस में मिल जाते हैं तो वो चंपू काव्य, जब चंपू काव्य बन जाता है। तो गद्य में क्या होता है, गद्य में कहानी, नाटक, ठीक है, जीवनी, आत्मकथा होते हैं, और पद लय लय वाली जो साहित्यिक रचनाएं होती हैं, जैसे जो जिसमें गीति काव्य होते हैं, गीति काव्य है, उसमें जो कविताएं हैं जिनमें लय से युक्त जो रचनाएं होती हैं वो पद में आती हैं। तो जब दोनों आपस में मिल जाती हैं तो चंपू काव्य बन जाता है। आदिकाल में से कौन सा ग्रंथ है जो क्या है, चंपू काव्य है। तो चंपू काव्य कौन सा है, राउलवेल। कौन सा है, राउलवेल, जिसकी नायिका कौन सी है, जिसकी नायिका का नाम है राउल, ठीक है, इसमें नायिका राउल का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। आगे है, शिलाओं पर लिखा हुआ काव्य कौन सा है। शिलाओं, शिलाओं जैसे पत्थरों पर लिखा हुआ, ठीक है, पत्थरों पर लिखा हुआ काव्य, लिखा हुआ काव्य कौन सा है, शिलाओं पर लिखा हुआ काव्य कौन सा है। इसमें से देखो आप, प्रबंध, चिंतामणि, चर्यापद, उक्ति, प्रकरणजा, राउलवेल। तो चिंतामणि तो नहीं हो सकता, चर्यापद भी नहीं हो सकता, प्रकरण भी नहीं, तो सही आंसर है राउलवेल। शिलाओं पर, पत्थरों पर लिखा गया जो ग्रंथ कौन सा है या रचना कौन सी है। आगे है, साहित्य का इतिहास दर्शन का लेखक कौन है। साहित्य का इतिहास दर्शन का लेखक कौन है। देखो, रामचंद्र शुक्ल नहीं हो सकते क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने इसका इतिहास का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। हजारी प्रसाद ने भी 3 लिखे थे, अंधिकाल का, आदिकाल, इंदिकाल का उद्भव और विकास, ठीक है, ये भी नहीं हो सकते। और रामविलास शर्मा ने तो पता नहीं कौन सा लिखा होगा कि नहीं। तो सही अर्थों में क्या है, नलिन विलोचन शर्मा, ठीक है, ये गलती से लिखा गया। सही अर्थों में साहित्य का इतिहास दर्शन, साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक कौन है, नलिन विलोचन शर्मा। आगे है, गोरख की वाणियों का सबसे पहले संग्रह किसने किया। गोरखनाथ, ठीक है, गोरखनाथ। नाथ कितने हुए हैं, 9, ठीक है। उनकी जो वाणी थी, उनकी जो रचनाएं थी, उनको इकट्ठा कर कर एक संग्रह या एक रचना बनाई, किसने बनाई, राहुल सांकृत्य, चंद्र शर्मा गुलेरी, पीताम्बर दत्त बटवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सही आंसर है पीताम्बर दत्त बटवाल। आगे है, स्वयंभूकृत पयूम चर्यू की विषय वस्तु क्या है, स्वयंभू अपभ्रंश भाषा का जो ये क्या है, वाल्मीकि है, ठीक है। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि माना गया है। किसने माना है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, ठीक है। तो इसका जो कौन से कह सकते हो कि इनका विषय क्या है, जातक कथा, लोक कथा, कृष्ण कथा, राम कथा। तो उसमें क्या है, वो राम कथा का वर्णन किया गया। आगे है, संदेश राशक किस प्रकार का काव्य है, महाकाव्य है, चंपू काव्य, गीति काव्य, खंड काव्य है। संदेश राशक में बता दूं, अब्दुल रहमान का एक जो अब्दुल रहमान की रचना है संदेश राशक। और ये कौन सा काव्य है, कौन सा काव्य है, खंड काव्य। अब मैं आपको बता दूं कि खंड काव्य क्या होता है। देखो, अभी एक महाकाव्य होता है, एक खंड काव्य होता है, ठीक है। महाकाव्य जो बहुत बड़ा काव्य होता है, जिसमें जैसे रामचरितमानस, तुलसीदास का लिखा हुआ रामचरितमानस क्या है, एक महाकाव्य है। और तुलसीदास की एक रचना है जानकी मंगल, ठीक है, तुलसीदास की एक रचना है जानकी मंगल, जिसमें
जिसको क्या खंड काव्य बोला जाता है। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है? जो महाकाव्य होता है वो बहुत बड़ा काव्य होता है, उसमें जो नायक होता है उसके स्वर्ण गुण के उसका जो नायक होता है उसके सभी गुणों का, और कह सकते हैं कि उसमें ज्यादा से ज्यादा 8 सर्ग होने चाहिए। बहुत बड़ा जो ग्रंथ होता है वो, उसमें ठीक है जो नायक होता है उसके सभी गुणों का वर्णन किया जाता है, इसे उसे महाकाव्य बोला जाता है। खंड काव्य, खंड का मतलब एक छोटा सा भाग। अगर एक नायक के छोटे से चरित्र को लेकर ही जो रचना लिखी जाती है, खंड जीवन, ठीक है, थोड़े सी ही जीवन पर ही अगर उसको हम उस साहित्य की रचना को लिखा जाता है, खंड जीवन पर ही कोई साहित्य रचना लिखी जाती है तो उसे खंड काव्य बोला जाता है। संदेश राशक भी एक अब्दुल रहमान द्वारा रचित कौन सा काव्य है? खंड काव्य है। आगे है, स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास किसने कहा है? देखो एक तो वाल्मीकि है, ठीक है, स्वयंभू को जो वाल्मीकि तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है, अब स्वयंभू को कौन? कालिदास भी कह रहा है। अपभ्रंश का कालिदास कोई जो विद्वान कह रहा है, कौन है वो? ये नामवर है, डॉक्टर नामवर है, या कोवी है, डॉक्टर भयानी है, चंद्र शर्मा गुलेरी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है डॉक्टर भयानी। आगे है, महापुराण, महापुराण के जो रचिता कौन है? महापुराण के रचिता कौन है? देखो भी ध्यान से, महापुराण के रचिता कौन है? महापुराण के रचिता है पुष्पदंत। महापुराण के रचिता कौन है? पुष्पदंत। और हेमचंद्र की जो रचना का नाम क्या है? शब्दा अनुशासन। क्या नाम है? शब्दा अनुशासन। और धनपाल की रचना का नाम क्या है? भविष्य कथा। ठीक है जी, धनपाल की रचना का नाम है भविष्य कथा, हेमचंद्र की रचना का नाम है शब्दानुशासन, और जो महापुराण की रचना है वो कौन है? पुष्पदंत। ठीक है, तो हमारा सही आंसर है पुष्पदंत। आगे है, आगे नहीं है। हाँ। बीसल देव रासो का नायक कौन है? जो बीसल देव रासो है उसका नायक कौन है? देखो भाई, बीसल देव रासो का जो नायक है, इसमें आया नायक, नायक और जो लेखक में बहुत बड़ा फर्क होता है। लेखक तो जो रचना लिखता है, एक नायक जिसके ऊपर लिखा जाता है, जिसमें वो उसको लेकर लिखता है, ठीक है, जिसको उसका जो विषय होता है नायक के अनुसार ही होता है। ठीक है, नायक उसमें क्या है, उसकी नायक की जो भूमिका होती है मेन होती है। तो कौन है? देखो भी ध्यान से, कौन है? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ जो बीसल देवरासो के कौन है? नायक है, मेन हीरो है। आगे है, बीसल देवरासो की भाषा क्या है? ठीक है, यहां पर बीसल कर लो ब। बीसल देवरासो की जो भाषा क्या है मैं बता दूं, ये नरपति नरपति नल्ला का जो है ये लिखा गया है, और इसकी भाषा क्या है? मैथिली है, अवधी है, ब्रज है, या राजस्थानी है? देखो भी ध्यान से, तो इसकी भाषा कौन सी है? राजस्थानी। ठीक है, इसकी भाषा कौन सी है? राजस्थानी। आगे है, बीसल देव रासो का काव्य रूप क्या है? बीसल देव रासो का काव्य रूप कौन सा है? कौन सी शैली में? प्रबंध है, खंड है, गीति है, मुक्तक है? देखो भी ध्यान से, ठीक है, प्रबंध तो नहीं है, खंड भी नहीं है, मुक्तक भी नहीं है, तो ये कौन सा है? गाए जाने वाला। ठीक है, गाए जाने वाला मीन्स गीति काव्य है। ठीक है, आगे है, आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिक कृति कौन सी है? आदिकाल की जो प्रमुख श्रृंगारिक कृति कौन सी है? ठीक है, अब इसमें से जो जो विद्यार्थी हैं जो उन्होंने कंफ्यूज नहीं हो जाना। ठीक है, आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिक कृति, श्रृंगारिक कृति का नाम बता दूं मैं, श्रृंगारिक रचना। ठीक है, श्रृंगारिक रचना मतलब कि ऐसी रचना जिसमें श्रृंगार वर्णन किया गया है। ठीक है, जिसमें श्रृंगार वर्णन किया गया है, कौन सी है वो? देखो भी ध्यान से, अब पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो में तो युद्धों का वर्णन है, नहीं हो सकती। ठीक है, और परमाल रासो, इसमें भी युद्धों का वर्णन है। ठीक है, विद्यापति पदावली, इसमें क्या है? इसमें श्रृंगार वर्णन है। देखो तो सही अर्थों में क्या है? बीसल देव रासो।
बिसल देव रासो, जिसमें श्रृंगार वर्णन किया गया है। जो नरपति नल्ला की है, इसमें क्या है, जब 12 मास, एक प्रश्न और आता है कि 12 मास का मतलब है कि 12 महीने, ठीक है, 12 महीनों, जब जिसकी किसकी बिसल देवरासो, जब बिसल देवरासो की जो नायिका है, ठीक है, जब ये एक वीरय काव्य भी है, जब वीरय में वो क्या है, तड़पती है, तो जब जो लेखक है, जब कवि हुए हैं, उन्होंने 12 मासों का क्या किया है, इसमें वर्णन किया है, उसके 12 मास के श्रृंगार वर्णन किए हैं, ठीक है। तो इसीलिए ही ये जो श्रृंगारिक कृति कौन सी है, बिसल देव रासो, ठीक है। आगे हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला आ गया शब्द, आ गया 12 मासा, सबसे पहले किस ग्रंथ में हुआ है, अभी मैंने बता दिया, ये तो सामने ही है। तो 12 मास, 12 महीनों का वर्णन, या 12 महीने श्रृंगार, ठीक है। एक जो औरत होती है, जब उसका पति चला जाता है, उसके विरह में, उसके जो कह सकते हैं कि तड़प में, है ना, कैसे 12 महीने श्रृंगार करती है, तो उसका वर्णन किया गया है किसमें, बिसल देव रासो में, ठीक है। इसीलिए इसे श्रृंगारी रचना भी या श्रृंगारी कृति भी बोला जाता है। आगे है, पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा समय सर्ग कौन सा है। पृथ्वीराज रासो में जो 69 जो सर्ग हैं, और सबसे बड़ा सर्ग कौन सा है, पद्मावती सर्ग, विनय सर्ग, विनय मंगल, कन्व युद्ध और कय मासवत। तो सबसे बड़ा सर्ग कौन सा है, कन्वय युद्ध, कन्वज युद्ध। आगे है, चारण कवियों की भाषा क्या है। सबसे पहले बता दूं कि चारण कवि कौन से होते हैं, ठीक है। चारण कवि वो होते हैं जो क्या लिखते हैं, वीर काव्य लिखते हैं, ठीक है। जो वीर काव्य लिखते हैं उन्हें ही चारण कवि बोला जाता है। तो उनकी भाषा कौन सी है, ठीक है। संध्या भी नहीं हो सकती, संध्या किसकी भाषा है, किसकी, सिद्धों की। पिंगल भी, पिंगल किसकी है, ब्रज में, तो भाषा कौन सी होगी, डिंगल, ठीक है जी। आगे है, किस रासो ग्रंथ का एक एक पद लिखो, किस रासो ग्रंथ का एक पद प्राकृत पैंगलम, पैंगलम है, पैंगलम में मिलता है। प्रातक पैंगलम एक रचना है, किस रासो ग्रंथ का एक पद प्राकृत पैंगलम में मिलता है, तो कौन सी रचना है वो, पृथ्वीराज रासो है, परमाल रासो है, हमीर रासो है, रासो कर लो यहां पर, ठीक है, खुमान रासो है, तो कौन सी रचना है वो, हमीर रासो, हमीर रासो। आगे है, राठौर की ख्यात में किन ग्रंथों का उल्लेख है। राठौर की ख्यात में किन ग्रंथों का उल्लेख है, ठीक है, बताओ भी। पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो, जयचंद्र प्रकाश और जयमक, जस चंद्रिका, हमीर रासो और पृथ्वीराज रासो, यहां पर जस, और पामुचर्य और रिठनेमी चर्य, बताओ भी किसमें से, किसमें से है। पृथ्वीराज रासो तो नहीं हो सकती, इसकी जो सही ऑप्शन है वो है जय चंद्र प्रकाश और जयमक जस चंद्रिका, ठीक है। इसका वर्णन राठौर की ख्यात में किया गया। आगे पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है। पृथ्वीराज विजय, देखो आपने यानी पृथ्वीराज विजय रासो, ठीक है, ध्यान से समझना है, पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज विजय अलग अलग रचनाएं हैं, ठीक है। कहां कौन की है ये, जगनिक, जगनिक है, जयभद्र है, जयदेव है, तो ये किसकी रचना है, जयानक, इसकी है जयानक। आगे है, तोताए हिंद किसे कहा गया है। बहुत ही फेमस प्रश्न है, तोताए हिंद किसे कहा गया है। तोताए हिंद विद्यापति, अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, मुल्ला ताऊ। तो तोताए हिंद किसे कहा गया है, अमीर खुसरो।
तो अमीर खुसरो को तोताए हिंद क्या कहा गया है? जा तो आ जाएगी तोताए हिंद, जा आ जाएगा हिंदुस्तान की तूती। ठीक है, हिंदुस्तान की तूती किसे बोला जाता है? अमीर खुसरो। ठीक है, एक और प्रश्न आता है कि खड़ी बोली को सबसे पहले जा शुरुआत जा विकास किसने किया? खड़ी बोली को सबसे पहले, ठीक है, किसने किया? शुरुआत किसने की? अमीर खुसरो ने। सब हिंदी की क्या, हिंदी का विकास, उर्दू का विकास, खड़ी बोली का विकास। ठीक है, तो ये अमीर खुसरो थे जो बहुत ही अच्छे विद्वान थे, बहुत ही जो दार्शनिक थे। ठीक है, इन्होंने खड़ी बोली पर बहुत ज्यादा कह लो कि इनका विकास किया है, काम किया है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है यहाँ ही समाप्त होता है। धन्यवाद।